नमस्कार, मैं हूं रैत राकेश टंडन। देश का सवाल में आपका स्वागत है। लेकिन आज लेकर आए हैं दुनिया का सवाल। जी हां, आज की तारीख में पूरी दुनिया जानना चाहती है भारतीय विदेश नीति की दबंगई का क्या राज है। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा और पीएम मोदी की दोस्ती की यह तस्वीर। इस दोस्ती ने अस्थिरता फैलाने की चीन की सारी चाल को चकनाचूर कर दिया है। अब भारत और नेपाल के बीच दौड़ेगी रेल, चलेगी दर्जनों परियोजनाएं। इससे पहले कूटनीति के मंच पर भारत ने अमेरिका की भी दाल नहीं गलने दी। रूस और भारत की दोस्ती को तोड़ने के लिए अमेरिका ने कूटनीतिक शिष्टाचार तक तोड़ दिया था और चीन के नाम पर भारत को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की थी। लेकिन भारत ने तो टूक कह दिया कि दुनिया देख रही है अमेरिका से दोस्ती का नतीजा। सारी दुनिया हैरान है जब अमेरिका और पश्चिमी देशों की दादागिरी के चलते कोई रूस का साथ नहीं दे रहा है, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके विदेश मंत्री से 40 मिनट तक बातचीत करते हैं। और यह सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं है। ऐसे माहौल में दोनों देश क्रूड ऑयल से लेकर कई बड़े ट्रेड डील भी कर रहे हैं। यही नहीं, रूसी विदेश मंत्री में जंग में भारत को मध्यस्थता का ऑफर भी दे दिया है। भारतीय विदेश नीति का आलम यह है कि भारत का सबसे कट्टर दुश्मन पाकिस्तान दीवाना हो गया है भारतीय विदेश नीति का। देश और दुनिया का सवाल यह है कि 40 मिनट रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात के क्या माने। अलग थलग पड़े रूस से दोस्ती का क्या मतलब है। पश्चिमी देशों के दबाव में क्यों नहीं आया भारत। अमेरिकी डिप्टी एनएसए को भारत ने क्यों दिखाया ठेंगा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री से क्यों नहीं मिले मोदी। भारतीय विदेश नीति की इमरान ने क्यों की तारीफ। रूस यूक्रेन जंग में भारत मध्यस्थता करेगा, सवाल है। चीन के विदेश मंत्री से क्यों नहीं मिले पीएम मोदी और नेपाल के जरिए कैसे भारत ने चीन की हर चाल को नाकाम कर दिया। सुनिए। देवबा जी भारत के पुराने मित्र हैं। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी 5वीं भारत यात्रा है। भारत नेपाल संबंधों के विकास में देवबा जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल की दोस्ती हमारे लोगों के आपसी संबंध ऐसी मिसाल विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलती। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे आदान प्रदान के धागे प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं। अनादि काल से हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी रहे हैं। हमारी पार्टनरशिप के आधार, उस आधार में हमारे लोगों के आपसी संबंध, उनके बीच आदान प्रदान है। ये हमारे संबंधों को ऊर्जा देते हैं, संबल देते हैं। And affection to Nepal and Nepali people. And my visit today will further reinforce this innate sentiment. This is my 5th visit to India as Prime Minister of Nepal. This time I am particularly delighted to visit India in a special year with Azadi का अमृत महोत्सव। उधर रूस और यूक्रेन जंग में भारत ने रूस से दोस्ती तो निभाई, लेकिन साफ कह दिया कि यूक्रेन में जल्द शांति से समाधान भी निकाला जाए। तो जवाब में रूस के विदेश मंत्री ने भारत को मध्यस्थता करने का ऑफर भी दे दिया और दुहाई दी दशकों पुरानी दोस्ती की। The relations which we developed with India for many decades, the relations are strategic partnership, even especially privileged strategic partnership, as our Indian friends called it some time ago. And this was the basis on which we have been promoting our cooperation in all areas, economy, military, technical, humanitarian, investment, and many other fields. आइए अब आपको सुनवाते हैं भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा की वो भावुक अपील, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी से कहा था कि आप ही इस जंग को रुकवा सकते हैं। The support of India
India is the powerful global player, and in case of aggression of totalitarian regime against democratic state, India should fully assume its global role. Modi ji is one of the most powerful and respected leaders of the world. इमरान खान तो रूस जाकर गच्चा खा गए, सत्ता तो गवाई ही, अमेरिका से पंगा अलग मोल लिया है। अब वो भारत की विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं, सुनिए। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की। ये समझना पड़ेगा कि आखिर हिंदुस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी इतनी शार्प कैसे करी। जो दो दुश्मन हैं वो भी भारत को एक साथ दोस्त मानते हैं, जो दोस्त के दुश्मन हैं वो भी भारत के दोस्त हैं। तो ये दोस्ती कहां से लाई भारत, ये कौन सी कूटनीति है, इसको समझने के लिए डॉक्टर दीपक वोरा, पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय के, हमसे लाइव जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादयान साहब हैं, पूर्व डिप्टी आर्मी चीफ हैं। अदनान हैदर पत्रकार हैं पाकिस्तान से, वो भी जुड़ रहे हैं। फारूकी शहजाद साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से, वो भी जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ आलोक मेहता सर जुड़ेंगे, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं ITV के। बहुत स्वागत है आप सभी लोग का। डॉक्टर दीपक वोरा जी, आपके पास आऊं, लेकिन शुरुआत आलोक सर आपसे करते हैं। शुरुआत में अगर आज से 4 साल पहले आप जाइए, जब ट्रंप शासन था, तो वो एक दोस्ती थी जो बिल्कुल प्रो अमेरिका दिखती थी, चाहे वो यहां की रैलीज हो या अमेरिका की रैलीज हो। उस वक्त लोग ये सवाल उठाते थे इस मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट पे और कहते थे कि साहब आपने सबसे पुराने ट्रेडिशनल दोस्त को गवा दिया और देखिए वो चॉपर्स दे रहा है पाकिस्तान को। लेकिन बिल्कुल एकदम से यूटर्न कूटनीतिक, जब बड़े मसौदे आए तो रूस के साथ भारत खड़ा दिखा मिला। आलोक सर। देखिए रजत जी, वैसे हमारे साथ विदेश मंत्रालय के बड़े प्रमुख राजनयिक हैं, इसलिए लेकिन मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं। आप रोनाल्ड रेगन, राजीव गांधी के समय, निक्सन को भूल जाइए, लेकिन रोनाल्ड रेगन से लेकर ट्रंप तक और क्लिंटन का, आप तो यूपी के हैं, किस तरह से वहां पर स्वागत हुआ था। मुलायम सिंह की सरकार थी, वहां भी यूपी की सरकार थी। मनमोहन सिंह के साथ किस तरह से संबंध थे, बुश के, दूसरे ओबामा के। तो ये है कि भारत की संतुलन, और इसके लिए क्रेडिट मैं इसलिए नहीं कि विदेश मंत्रालय के अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं जो बड़े वरिष्ठ रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अब और अधिक सफल है, खास करके जब एक तरह से तीसरे महायुद्ध की बातें लोग करने लगे। ऐसा संकट कभी दुनिया में नहीं था, और ऐसे समय में जब तेल का संकट हो, महंगाई का हो, कोरोना से निकले हो, तब भारत की विदेश नीति परिपक्व, जैसे कहते हैं आम पका हुआ। तो ट्रंप के लिए भी जब लोग जो आलोचना करते थे, मुझे तब हंसी आती थी कि वो भूल जाते हैं कि तब कितना रेड कारपेट ट्रीटमेंट कांग्रेस के भी लोग जब चाहते थे या कर देते थे उनके नेताओं को। इसलिए अमेरिका के साथ भी हमारे संबंध हैं, हमने उनके साथ आगे भी संबंध निभाना है। बल्कि आप ये देखिए, आपने जिनका जिक्र किया, ब्रिटेन के विदेश मंत्री, ब्रिटेन की विदेश मंत्री कल ही भारत में थी, रूस के विदेश मंत्री आज भारत में है, नेपाल के प्रधानमंत्री भारत में है, चीन, जिसको कहते हैं कि चीन चुप बैठा है, चूंकि वो तो रूस का साथ भी दे ही रहा है, अमेरिका का साथ नहीं देना चाहता। भारत की विदेश नीति और नरेंद्र मोदी की नीति कहें, एस जयशंकर की नीति कहें, ये दुनिया में सबसे अच्छी इस समय साबित हो रही है। एक तटस्थ भाव से दुनिया में शांति की स्थापना की जो कोशिश महात्मा गांधी के समय से जो हमारा सपना रहा है, आज भारत उस भूमिका में पहुंचा है। इसलिए इस पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी दलों को इसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है सर। ये कहना कि देखिए हम इसका साथ हो जाए, इसका एक तरफ हो गए हम, हाँ, यदि चीन हमारी तरफ निगाह उठाता है तो हम किसी भी कीमत पर उसके साथ निपटने को तैयार रहते हैं। पाकिस्तान आज जिसका दिवालिया निकल गया है, इमरान खान भी भारत की तारीफ, अभी आपने बाइट बिल्कुल, मैंने बाइट में वो सुनवाया, उन्होंने बोला, ठीक है सर, आऊंगा आपके पास।
डॉक्टर दीपक वोरा सर के पास चलते हैं। वोरा सर, जो शुरुआत में हमने दिखाया प्लेसमेंट्स, जो फॉरेन डिग्निटरीज थी जो पिछले 5 दिन में विजिट हुए इंडिया के, बहुत पावर पैक विजिट थी। और विजिट्स भी आप देखिए, एक तरफ रूस के मंत्री भी हैं, अमेरिका के डिप्टी एनएसए भी हैं, तो क्या जो पोजिशनिंग भारत में की वो बहुत ज्यादा झुकाव नहीं रखा, बहुत स्ट्रेट रखा? इमरान खान इसी चीज के बहुत फैन है। क्या आप देखिए साहब, एक तरफ क्वाड भी है और एक तरफ रूस से भी बातचीत हो रही है। तो ये जो पोजिशनिंग तैयार हुई, जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय का, सर उस पर थोड़ा सा प्रकाश। आभारी हूं आपका, आपने ये मौका दिया है इंडिया न्यूज में भाग लेने का। जनरल कादियान और आलोक जी से बहुत कुछ सीखना है मुझे, इनका ज्ञान जो है वो सीमा के बिना है। सर कुछ कह रहे थे आप? नहीं सर, जी आपकी आवाज आ रही है। तो मैं ये कहना चाहता था सर, इस समय मैं पश्चिम बंगाल में हूँ। एक बहुत खूबसूरत कोस्टल एरिया है, उसे दीघा कहते हैं। मेरे पीछे आप बंगाल खाड़ी देख रहे हैं। अब एक आइडिया है सर, आज सवेरे जब मैं दौड़ लगाने जा रहा था बीच पे, तो किसी ने मुझसे कहा कि भाई यहाँ पे हम जमीन दे देते हैं, वो जो न्याजी साहब हैं यहाँ पर एक खान क्रिकेट एकेडमी खोल लेते हैं। अगर उनको भारत का पासपोर्ट इतना पसंद है तो उनको यहाँ बुला लेते हैं, असाइलम दे देते हैं। ऑफकोर्स इट वाज अ जोक। सर आपने एक बहुत अहम सवाल उठाया है कि एकदम से ये प्रोफाइल इतना ऊंचा क्यों हो गया। इसमें बहुत स्पष्ट रूप है सर कि आज से 2400 साल पहले चाणक्य ने कहा था कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है, लेकिन ये कभी नहीं कहा था कि मेरे दोस्त का दुश्मन जरूरी है कि वो मेरा भी दुश्मन हो। तो भारत जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, मैं उससे एक कदम आगे जाके कहता हूं, हम नॉन अलाइनमेंट को भूल चुके हैं। अब हमारे लिए केवल सेल्फ अलाइनमेंट है। और जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल विल पावर है, आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ, राज कादियान साहब जैसे जनरल किसी भी देश की फौज को शोभा देंगे, बहुत कम रह गए हैं ऐसे। तो हमारी जो मिलिट्री है, आपकी डिप्लोमेसी है, डॉक्टर एस जयशंकर मेरे सहयोगी रह चुके हैं विदेश मंत्रालय में, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो आपकी जो सिविल सर्विस है, आपके जो बिजनेस वाले हैं, जो स्टार्टअप्स आप देख रहे हैं, ये कॉम्प्रिहेंसिव ताकत जो आ रही है, अब दुनिया देख रही है, कह रही है यार ये भारत में कोई बात तो है जो ये कर रहे हैं, कुछ बात तो है कि हस्ती इनकी कभी मिटी नहीं है बल्कि बढ़ती जा रही है। ये असली कारण है। और फिर सर मैं आपको बता देता हूँ, मुझे लगभग 50 साल हो गए विदेश मंत्रालय के साथ जुड़े हुए, बाकी देशों में, भारत में भी, और कूटनीति में, डिप्लोमेसी में। तो एक जमाना था सर, आज से शायद 20 साल पहले, तो कोई जूनियर ऑफिसर भी आता था अमेरिका से या कहीं और पश्चिमी देशों से, पहली चीज मांग वो करता था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर से मिलना है। डिप्लोमेसी में हम इसको जब दे देते हैं कि आप जाके मिलिए, तो फिर विदेश मंत्री से अगर वो मिल रहा है या विदेश सचिव से मिल रहे हैं, वो डिवैल्यूएशन हो जाता है कि जी आपसे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं सीधा जाके प्रधानमंत्री से बात करूं। इस सरकार के साथ जो मैंने देखा है, ये जो रूस की आई थी महिला, कहती तो है कि मैं विदेश सचिव हूं, तो फॉरेन मिनिस्टर हूं, वहां की मुलाकात नहीं हो पाई। बिकॉज क्या करके मिलके क्या कहेंगी उनको कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आपने बता दिया डॉक्टर जयशंकर को जो कहना था, हमने सुन लिया है, हम वही करेंगे जो हमारे हक में होता है। अफ्रीका के देश, सर एक चीज मैं समाप्त करता हूं, इतना कहना चाहता हूं कि सर अफ्रीका के 3 देशों में मैं वहां के प्रधानमंत्रियों का विशेष सलाहकार हूं, और तीनों ने मुझे एक बार कहा था हंसी मजाक में, ये शायद सीरियस भी थे, कि क्या आप नरेंद्र भाई मोदी को एक मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं, सिर्फ 1 मिनट की माफी के साथ 1 मिनट के लिए आपको सिर्फ रोक रहा हूं। आप सभी पैनलिस्ट हमारे साथ रहिए। एक बार गुजरात से कुछ तस्वीरें आ रही हैं, अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અને દિલ્હીના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી તેમજ પંજાબના મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી ભગવંત માનજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે। આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક और इसी साल गुजरात में चुनाव है और अरविंद केजरीवाल मिशन गुजरात पर है। अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। उसके पहले सुबह बापू का आशीर्वाद लिया था अरविंद केजरीवाल और पंजाब के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री भगवंत मान उनके साथ। सीधी तस्वीरें अहमदाबाद से आपकी तिरंगा यात्रा।
गुजरात से हमने लाइव तस्वीर आपको दिखाई। वापस अपने पैनल पर चलते हैं और डॉक्टर दीपक वोरा जी, माफी, क्योंकि हम विदेश, नो प्रॉब्लम, मैं समझ गया। विदेश मैं इतना उस समय कह रहा था कि जो 3 अफ्रीकी देशों में वहां के प्रधानमंत्रियों का विशेष सलाहकार हूं, तीनों ने मुझे कहा कि नरेंद्र भाई मोदी को वेट लीज पे हमारे पास भेज दीजिए प्रधानमंत्री के लिए, 5-5 साल हमारे देश में रहेंगे, हमारे देश का विकास हो जाएगा। दे वर लाफिंग, आई वाज लाफिंग। मैंने कहा हम नहीं दे सकते, हमें उनकी जरूरत है। पर ये छवि है सर, ये इंडिकेशन है ऑफ द रेप्यूटेशन जो भारत की अब बन चुकी है, जो हमारी ताकत है। अभी जो नियाजी साहब की बात है, मैं रोटरी कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूं दीघा में, एक न्यूरो साइकोलॉजिस्ट हमारे ग्रुप में है, तो आज बात कर रहा था मैंने कहा कि इनका बिहेवियर क्या कहता है ये है मैनिक डिप्रेशन। जब आप देखते हैं कि आपकी दुनिया बिल्कुल टूट रही है, तो फिर आप अफसाने में विश्वास करने लगते हैं, हकीकत से आप आंखें मोड़ लेते हैं। क्या कहा था उन्होंने सर, आपको तो पता है, आपके चैनल पे मैंने सुना था, उन्होंने अपने एमपी से कहा कि अगर आप मेरे अगेंस्ट वोट करोगे, मैं आपको श्राप दूंगा कि आपके बच्चों की शादी नहीं होगी। ये प्रधानमंत्री को कहनी चाहिए ये चीजें। दूसरा, वो फौज को कहता है अगर आप लोग न्यूट्रल रहेंगे, अरे जानवर न्यूट्रल रहते हैं, आप जानवर हैं क्या? तो ये चीजें से वो बौखलाया हुआ है इस समय। और मुझे ये लगता है कि जब वो भारत की अब तारीफ कर रहा है, वो तारीफ करता है आपके पासपोर्ट की, कहता है देखो कितना महान देश है भारत, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करूं। लेकिन एक चीज स्पष्ट है, ऐसे प्रधानमंत्री जितनी जल्दी सायोनारा करके चले जाएं, नमस्कार अस्सलाम वालेकुम करके चले जाएं अपने देश से, उस देश का भला होगा। श्रीलंका का आपने जिक्र किया था, वायलेंस वहां शुरू हो रही है सर। ये मैंने अरब स्प्रिंग 2010 ट्यूनीसिया में था सर, मैं वहां पे काम कर चुका हूं। एक आदमी इंजीनियर, नौकरी नहीं मिली, भ्रष्टाचार था, महंगाई थी, सर के ऊपर केरोसिन की बोतल से उसने डाला और अपने आप को आग लगा दी। अरब स्प्रिंग शुरू हुआ श्रीलंका में। मुख्य बिंदु और है दीपक सर, जो मैं समझना चाहता हूं, अमूमन पहले 2 देशों में जब आमना सामना होता था, कन्फ्रंटेशन होते थे, वर्ल्ड इश्यूज होते थे, तो आदमी अमेरिका की तरफ देखता था कि आप अमेरिका से बात करिए, अमेरिका इसको सॉर्ट आउट करा देगा, उसकी डिप्लोमेसी है, पावर है और प्रेसिडेंट पावरफुल था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि वो 2 देश, चाहे वो यूक्रेन हो चाहे वो रशिया हो, दोनों ही भारत को चाहते हैं और ऑन रिकॉर्ड ये बातें भारत की तरफ देख रहे हैं, मिल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड अपील भी कर रहे हैं कि आप मध्यस्थता कर दीजिए। हालांकि भारत ने कभी मध्यस्थता की बात नहीं करी और हमेशा कहा कि ये देशों का इंटरनल मैटर है, लेकिन दोनों देश चाहते हैं कि हां भारत मध्यस्थता करे। आपको याद है सर, 1991 में सोवियत संघ टूटा था, तो अमेरिका के एक सेनेटर थे, उन्होंने कहा था जब दुनिया के किसी भी देश में आपत्ति होती है, इमरजेंसी, वो अपना इमरजेंसी नंबर डायल करते हैं, वो वॉशिंगटन में घंटी बजती है टेलीफोन। और मेरे जो टीचर थे हार्वर्ड में, फ्रांसिस फुकुयामा, उन्होंने किताब लिखी थी द एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास खत्म हो गया, अमेरिका हमेशा के लिए जीत गया, उसके बाद 9/11 हुआ। सर, अमेरिका की जो ताकत है कंपैरेटिवली अब वो घटती जा रही है। दे हैव ओवरप्लेड देयर हैंड। बहुत ज्यादा आप अपनी ताकत दिखाओगे, अपने डॉलर इस तरह से दिखाओगे, तो वो कमजोर होते जाते हैं। अब उनमें क्षमता नहीं, सारी दुनिया ने देखा है अफगानिस्तान में क्या हुआ, दुम दबा के वहां से भागे हैं। तो अब कोई उनकी परवाह इतनी नहीं करता जितना पहले करते थे। और जो भारत से कहा है कि आप मीडिएशन करो, चलिए हमें बड़ी खुशी हुई कि आपने माना है, लेकिन सर मीडिएशन करना बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि अगर सही प्रकार से नहीं हुआ, एक पक्ष कहेगा जी आप दूसरे के समर्थन कर रहे हैं, दूसरा कहेगा आप पहले का कर रहे हैं। हमें बड़े ध्यान से इसमें जाना चाहिए। और हमारे फॉर्चुनेटली हमारी डिप्लोमेसी में इतनी ताकत है, इतनी अकल है, इतनी जानकारी है कि हम ऐसी चीजों को थोड़ा दूर से पीछे हट के देखते हैं, कहते हैं आप आपस में बात करिए और हमें बताइए आगे क्या करना। मैं कंक्लूडिंग में कहता हूं सर, मैंने भी एक बार मीडिएशन में पार्ट लिया था। वो जो दोनों साइड्स थी वो तो आपस में एक कमरे में बैठने को तैयार नहीं थे, तो दोनों को अलग अलग कमरों में बिठा के फिर हम भागते थे उनके बीच में। भाई वो कह रहा है मुझे चाय चाहिए, फिर दूसरा कहता है मुझे कॉफी चाहिए, काची जी उसको कॉफी चाहिए, दूध वाली चाहिए, चीनी वाली चाहिए। वो हम भाग भाग के करते थे, अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल हुए। तो ये हमारे लिए हमें बड़ा अच्छा लगता है, वी फील वेरी गुड। लेकिन इसमें कई जो है हिडन ट्रैप, तलवार की नोक पर आदमी रहता है। ठीक है सर, एक बार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज काद्यान सर भी है। राज सर, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन। ठीक है, अमेरिका ने साथ दिया, हमने भी अमेरिका के साथ दिया, क्वाड में हम एक साथ हैं। चीन पर कोई भी बात आती है तो अमेरिका ओशंस में अपनी पनडुब्बी खड़ी कर देता है। लेकिन डिप्टी एनएसए दलीप सिंह का जो बयान है, जो उन्होंने कहा जाते जाते कि एलएसी पर अगर कुछ मामला बिगड़ेगा तो आप ये मत समझिएगा कि रूस आपकी मदद करेगा।
और जो सैंक्शंस रूस पर लगाए गए, एक रेड लाइन अमेरिका ने खींचने की कोशिश करी कि आप तेल के सौदे रूस से सैंक्शंस रहते हुए ना करें। देखिए, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि अमेरिका के पास पावर है और डिप्लोमेसी है। वो आधा सच है। पावर है उनके पास, लेकिन डिप्लोमेसी नहीं है। कल भाषा जो दलीप सिंह इस्तेमाल करी, डॉक्टर वोरा मेरे साथ सहमत होंगे, ये डिप्लोमेसी की भाषा नहीं है, ये तो दादागिरी की भाषा है और इसका हमें जवाब देना जरूरी नहीं था, लेकिन सरकार ने तो बिल्कुल नहीं उसका जवाब दिया। हमारे एक्शन जवाब देंगे। हम अभी भी अगर रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदेंगे, अभी भी S-400 के जो बाकी इक्विपमेंट है उसको आने की बात करेंगे, वही इसका जवाब है। भारत का सम्मान दुनिया में इसलिए कि हमारी सभ्यता, हमारे जो फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी, उसकी गहराई और उसकी कंटिन्यूटी दुनिया में जानी जाती है। कोविड के टाइम पर भी हमारे पास बड़े संकट थे, लेकिन हमने आसपास के सब देशों को मदद करने की कोशिश की, बल्कि दुनिया तक हमने वैक्सीन पहुंचाने की कोशिश करी। तो ये भाषा, उनका कहना है कि आपने तो बड़े सभ्य तरीके से उसको ट्रांसलेट कर दिया। उन्होंने कहा ये था, अगर कल चीन फिर कोई बॉर्डर पर हरकत करेगा तो रशिया दौड़ के आपके पास नहीं आएगा। दौड़ के तो अमेरिका भी नहीं आया। क्या कर लिया अमेरिका ने? जो चीन करना चाहता था लद्दाख में, वो तो स्टेटस को अभी भी नहीं माने हैं। तो देखिए, ये ऐसी भाषा जो है भारत की, अगर सम्मान है, आजकल यूक्रेन भी सम्मान करता है, रशिया भी सम्मान, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी में गहराई है, स्थिरता है, सभ्यता है। वो अमेरिका जैसे देश में पावर है उनके पास, लेकिन सभ्यता में नहीं समझता ऐसे कुछ है। वो तो मनमानी, अब उनके पेट्रो डॉलर को खतरा है। पहले सद्दाम ने पेट्रो डॉलर से हटने की कोशिश की, वहां पर आपने हमला कर दिया, फिर गद्दाफी पर ऐसा ही किया। तो अभी यूक्रेन में उनको डर ये है कि कहीं वो जो डॉलर, पेट्रो डॉलर जो पिछले 50 साल से वर्ल्ड ट्रेड को डोमिनेट कर रहा है, कहीं उससे हट के कोई दूसरी करेंसी, चाइना पहले युआन और रूबल की कोशिश कर रहा है, भारत भी रूबल की बात कर रहा है। हमारा मुकाबला नहीं अमेरिका से, वो बात अलग है, लेकिन हमारी जो नीति है वो हमारे हक में और कंसिस्टेंटली रही है 75 साल में। ठीक है, बेशक सरकारें बदलती हैं, लेकिन कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एक रहती है। उसी पॉलिसी की दुहाई जो थे वो इमरान खान दे रहे थे। पाकिस्तान चले, लेकिन डॉक्टर दीपक वोरा सर, एक छोटा सा कमेंट जो डिप्टी एनएसए दलीप सिंह साहब ने कहा अमेरिका आके, बहुत रास नहीं आया वो कमेंट उनका, और क्यों कहा ये? सर, उनके पास डिप्लोमेटिक फिनेस नहीं है। अमेरिका की फिलॉसफी हमेशा अंग्रेजी के एक वाक्य में रही है, माई वे और द हाईवे। अगर मेरे साथ नहीं हो तो मेरे दुश्मन हो। ये जमाना खत्म हो गया है सर। 1960s 70s में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, बॉब डिलन का गाना था, द टाइम्स दे आर चेंजिंग। ये अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं सर। दुनिया बदल गई है, इनके दिमाग के अंदर जो फंसा हुआ है वो नहीं बदला है। इसको किसी बड़े ऑफिसर से मुलाकात नहीं हुई, पीएम साहब से नहीं हुई, बहुत, ये तो बड़ी लिस्ट लेके आते हैं, इससे मिलूंगा, उससे मिलूंगा, उससे मिलूंगा, नहीं होती है तो ये बौखला जाते हैं। उसने जो भी कहा है ना सर, ही इज नॉट अ डिप्लोमैट, उसको कोई तजुर्बा नहीं है, एंड वी हैवंट टेकन हिम सीरियसली। उसको पता लग गया कि उसका स्थान कहां पर है। ठीक है, मतलब एक जो शीशा दिखाना चाहिए था, वो फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारा एमईए का है उसने दिखाया कि ये है, दिस इज द मिरर, और अमेरिकन मिरर दिखाया, अमेरिका से खरीद के लाए थे जो शीशा दिखाया उसको। ठीक है, हमारे साथ फारूकी साहब है, फारूकी शहजाद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, पाकिस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं। फारूकी साहब, हमने इमरान खान जी को सुना, वो इंटरव्यू भी देखा, उन्होंने कई सारी चीजों की तारीफ करी, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, पासपोर्ट हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, तारीफ करी। हम भी चाहते हैं कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वहां लोकतंत्र रहे, वहां ज्यादा उथल पुथल राजनीतिक ना हो, एक पेशेंस के साथ चले। हालांकि रिमोट कंट्रोल का आरोप लगता है आप लोगों के ऊपर। जो पॉलिसी थी जो भारत ने अपनाई, पाकिस्तान उससे अलग गया। आप देखिए, मॉस्को जाकर भी वो हासिल नहीं कर पाया पाकिस्तान जो हिंदुस्तान दिल्ली में बैठे करके हासिल कर गया। आप एक तरफ मॉस्को जाते हैं, रूस आपके साथ नहीं है, और अमेरिका तिरछी निगाहों से आपको देख रहा है। एक बड़ा ब्लंडर पाकिस्तान से भी हुआ इमरान खान से फॉरेन पॉलिसी को लेकर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया और आदाब और अस्सलाम वालेकुम। चूंकि मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया उसके लिए मैं माजूर हूँ क्योंकि मैं ट्रैफिक में कहीं फंस गया था। अच्छा, ये जो आपने जो आर्गुमेंट स्टैब्लिश करने की कोशिश की है इसमें किसी हद तक सच्चाई है, लेकिन ये कहना कि कुछ हासिल नहीं हुआ, बुनियादी तौर पर इमरान खान किसी एक शख्स की या किसी एक फर्द की पॉलिसी की तारीफ नहीं कर रहे। वो जो अभी कादियान साहब बात कर रहे थे तसलसल की पॉलिसी में जो एक कंटिन्यूटी थी, ये बुनियादी तौर पर उसकी तारीफ है कि आपने 47 के बाद जो भी पॉलिसी थी उसको आपने कंटिन्यू पॉलिसी पर चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान की पॉलिसी कहां गई, मुल्क कहां जा रहा है। सर फारूकी साहब सिर्फ 30 सेकंड मैं गुजारिश करता हूं, फारूकी साहब सिर्फ 30 सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं, सिर्फ 30 सेकंड के लिए वक्त है इस वक्त हेडलाइंस का। एक हेडलाइंस देख लें। चर्चा हो रही भारत की विदेश नीति की। सीधे अपने पैनल पर चलते हैं। फारूकी साहब, क्योंकि उस वक्त हेडलाइंस पर जाना था, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। जी, तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि जैसे तकसीम के बाद जो फैसले लिए पाकिस्तान ने और इंडिया ने, उनमें एक बड़ा वाज़ेह फर्क था कि पाकिस्तान की तरफ से आप अमेरिका चले गए और इंडिया की तरफ से रशिया की तरफ झुका हुआ है। इंडिया ने गैर वाबस्ता तंजीम को ज्वाइन किया और उन्होंने रशिया के साथ ताल्लुकात भी रखे और बाकी लोगों से भी अपने फवायद हासिल किए और रशियन ब्लॉक से जो भी मिल सकता था वो उनको मिलता रहा। ऑन दी अदर हैंड, पाकिस्तान के हवाले से जो इमरान खान का बुनियादी मुद्दा है वो ये चाहते हैं कि ये जो फॉरेन पॉलिसी थी ये कुछ मखसूस लोगों को या जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट है उसको फायदा देने के लिए इसका झुकाव अमेरिका की तरफ रखा गया। और उन्होंने जो इंडिया की तारीफ की है वो उस तसलसल की और उस पॉलिसी की जो है वो तारीफ की है। ये किसी फर्द की, किसी एक हुकूमत की, किसी एक सियासी जमात की तारीफ नहीं है। वो बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी का जो असल मकसद है वो तो अपनी आवाम की ज्यादा बेहतर सेवा करना है या अपनी आवाम के मफाद को ज्यादा अच्छे तरीके से सर्व करना है, जो नहीं हुआ। और यहाँ पर एक बात ये भी है कि अमूमी तासर ये है कि ये जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की, वो शायद उस तरह से प्योरली सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के इख्तियार में नहीं है। इसमें बहुत सारी और चीज़ों का भी अमल दखल होता है, जिसकी वजह से एक खास टिल्ट हमेशा से रहा है। और आज भी आपने उसकी एक झलक देखी होगी जिसमें आपने अपनी हेडलाइंस में अभी जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि शायद कोई दरार है। दरार, मैं समझता हूँ इसको दरार नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सोचने का एक अंदाज है। इमरान खान एक और तरह से सोचते हैं, जनरल बाजवा जो है वो और तरह से सोचते हैं। और ये एक बड़ी पुरानी बहस है कि पाकिस्तान को अमेरिका के कैंप में रहना चाहिए या अमेरिका के कैंप से निकल जाना चाहिए। बुनियादी तौर पर वजीर आजम इमरान खान ये कह रहे हैं कि हम कैंपों की सियासत अब नहीं करना चाहते, अब हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का मुफाद देखना चाहते हैं। इमरान खान ने जो आरोप लगाया अपने विरासत को, उन्होंने कहा जो विरासत से फॉरेन पॉलिसी रही वो घातक रही पाकिस्तान के लिए, वो बैलेंस्ड कभी नहीं रही। जी एग्जैक्टली यही उनका पॉइंट है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो फॉरेन पॉलिसी थी ये कुछ मखसूस लोगों को फायदा देती थी, जो हुक्मरान तबके थे, जिन्होंने प्रॉपर्टीज बाहर खरीदनी थी करप्शन के पैसे से, और वो करप्शन का पैसा जहां पे उन्होंने शिफ्ट करना था उन लोगों के हवाले से वो ये समझते हैं कि उन ममालिक को एक एक्स्ट्रा माइलेज दी गई हमारी फॉरेन पॉलिसी में, और उसका पर्पस जो है वो अवाम के लिए कोई सहूलियत तलाश करना नहीं। और मुझे लगता है शायद समझ नहीं पाए। वापस डॉक्टर दीपक वोरा सर के पास। दीपक सर, ये बात हमने करी रूस की, यूक्रेन की, अमेरिका की, ये चर्चा करी सब कॉन्टिनेंट। आज श्रीलंका के जो हालात हैं, एक क्रेडिट लाइन और आर्थिक सहयोग भारत दे रहा है एस्टैब्लिशमेंट के लिए। नेपाल से जो दोस्ती है वो जग जाहिर है, आप 2 दिन की विजिट देख रहे हैं। तो जो सब कॉन्टिनेंट और बॉर्डर एरियाज में जो देश हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका और रूस तक का फोकस है, जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है वो भी एक एजेंडे में है भारत की डिप्लोमेसी की। वो तो शुरू से ही आपके जो अभी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का उन्होंने ऐलान किया, हम उसको कर रहे हैं। सर, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जनरल कादियान भी मेरे साथ सहमत होंगे और
दूसरे हमारे जो विशेष मेहमान हैं। जब चीन नेपाल के साथ गुल्ली डंडा खेल रहा था, या श्रीलंका के साथ या मालदीव्स के साथ, तो बहुत सी आलोचना सुनता था कि भारत ने नेपाल को खो दिया, श्रीलंका को खो दिया, वो टोटा पोर्ट बन गया था, ये हो गया वो हो गया। और अब सबको देखिए, श्रीलंका वाला जो है आपके पास आके कहता है भाई एक आप ही तो हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। नेपाल वाला आके कहता है भाई एक आप ही हैं जो डिसइंटरेस्टेड, विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट मेरी मदद करते हैं। मालदीव्स वाला भी यही आपको कह रहा है। तो अल्टीमेटली सर, लेट मी पुट इट यू लाइक दिस, विश्वास, ट्रस्ट, ये हर नीति का आधार होता है, खासतौर इंटरनेशनल रिलेशंस में। और वो देख चुके हैं कि दे कैन ट्रस्ट इंडिया। हमारे पाकिस्तान के जो मेहमान है, या मैं इनसे कहना चाहता हूं सर, बहुत गुडविल है आपके लोगों के लिए, आपकी आवाम के लिए भारत में। वी विश यू वेल। हम चाहते हैं कि वहां पे स्थिरता हो, आपका प्रोग्रेस हो। देखिए 2011 तक आपकी पर कैपिटा हमसे ज्यादा होती थी, हमें बड़ी खुशी थी। आज हमसे आधी है, आप और मेहनत करिए। लेकिन जो नफरत आप लोगों ने बोल रखी है, या जिसमें आप विश्वास करते हैं, आप निजी तौर पे नहीं सर, बाकी लोगों से जो मैं बात करता हूं, जो हेट्रेड है, जो एनवी, जो ईर्ष्या है, जो गुस्सा है भारत के प्रति, अगर उसको आपने हटा दिया, फिर तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है ये खत्म हो जाएगा सर। और उसके बाद आप देखेंगे जिस तरह से बांग्लादेश ने हमारे साथ हाथ मिला के आगे बढ़ा, आपसे ज्यादा उनकी पर कैपिटा है। तो राइडिंग पिगी बैक हम अंग्रेजी में कहते हैं, ऑन द इंडियन इकोनॉमी, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये भारत हमेशा से आपको कहता रहा है, बस वो गुस्से को आपने अपने अंदर से निकालना है। फाइनली आज से सर, गुस्सा अपने अंदर रखना वो ऐसा होता है कि आप जहर पी रहे हैं और सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति मर जाए। फारूकी साहब क्योंकि अच्छी चीजें और नसीहत सीनियर ब्यूरोक्रेट हिंदुस्तान के, और चाहते हैं कि आप पर कैपिटल इनकम आपकी ज्यादा हो, आप भी तरक्की करें, हम भी यही चाहते हैं। मैं दीपक वोरा साहब की बात से 200% जो है वो करता हूं, इत्तेफाक करता हूं। उसकी वजह यह है कि जाती तौर पर मैं ये समझता हूं कि हमें नफरत का बीज नहीं बोना चाहिए। और ये जो खित्ता है जिसमें मैं और आप रहते हैं, यहाँ पर लोगों के बहुत मसाइल हैं। पर कैपिटा इनकम को छोड़ के भी अगर आप देखें तो मेरे यहाँ और आपके यहाँ लोगों के पास खाने को नहीं है, सेहत के मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं। और उधर भारत की अगर हम बात करें तो वहां तो अभी तक वो जिसको कहते हैं कि लैट्रीन वगैरह के जो मसाइल हैं, वॉशरूम प्रॉपर नहीं है। तो ये एक लंबा सिलसिला है जिस पे हम सबको मिलके मेहनत करनी है। मैं आपके ऊपर उंगली उठाऊं, आप मेरे ऊपर उंगली उठाएं, ये कोई मुनासिब तरीका नहीं होगा। ये बिल्कुल मुनासिब तरीका आपने इख्तियार किया कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए अच्छे कामों में, और एक दूसरे की मदद के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बदकिस्मती ये है वोरा साहब कि जो 71 वाला वाकया हुआ जिसमें मशरकी पाकिस्तान अलग हुई है, उसमें जब इंदिरा गांधी ने कहा कि आज मैंने 2 कौमी नजरिया डुबो दिया, तो 2 कौमी नजरिया तो नहीं डुबुआ। उसकी वजह यह है कि बांग्लादेश आज भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया बांग्लादेश है। वो इस्लाम उनका प्रॉपर जो मजहब है। यहाँ पे पाकिस्तान में भी मुसलमान हैं, इवन आपके इंडिया में भी हैं। तो अगर हम इन चीजों को माइनस करके अपनी जिंदगी से आगे बढ़ सके, इससे तो अच्छी कोई बात नहीं है कि जितना डिफेंस बजट इंडिया का और पाकिस्तान का खर्च होता है। और राज कादियान साहब इत्तेफाक करेंगे कि हम दोनों ममालिक की जो इनकम का बड़ा हिस्सा है वो तो इन्हीं चीजों पे खर्च होता है जिसको हम डिफेंस। एक बार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान सर के पास चलते हैं। राज कादियान सर, जो ये फॉरेन पॉलिसी है जो इस वक्त चल रही है, जिसमें लुक ईस्ट वेस्ट नहीं है, लुक ऑल है और ऑल आर लुकिंग एट यू है, इससे देश और देश के नेता को भी मजबूती मिलती है, एक ट्रस्ट डेवलप होता है। कहां तक देखते हैं इसको? देखिए, हमारी पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो एक तो उसमें अवसरवाद नहीं था, मौका परस्ती नहीं थी। हम संकट आने पर भी हमारी न्यूट्रलिटी हमेशा रही। बेशक हमारे रिश्ते रशिया के साथ बहुत गहरे रहे हैं, लेकिन हमने अमेरिका से कभी रिश्ता नहीं तोड़ा। पाकिस्तान के अगर हम तुलना करते हैं तो ये समझ आती है, हमने तो नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू करवाया था नेहरू साहब ने, लेकिन इन्होंने तो सेंट्रो 50s में ज्वाइन कर लिया था, जो कि अमेरिका का एक गुट था। तो वो दोनों फर्क है। दूसरा फर्क, क्योंकि टॉपिक आ गया है, मैं समझता हूं कि आवाम से आवाम, चाहे वो हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी, वो बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है। मैं खुद लाहौर में कुछ दिन गुजारे थे 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम, तो जितनी मोहब्बत और जितना प्यार मिला वो एट स्टेजेस एम्बैरेसिंग हो जाता था। दूसरा, ढाका में सरेंडर के घंटों बाद
कुछ घंटे पहले हम एक दूसरे को मारने की कोशिश में थे, लेकिन फिर गले मिल रहे थे। तो ये पॉलिसी की गड़बड़ है, ये इंसानों की गड़बड़ नहीं। दोनों मुल्कों में हम भाषा एक दूसरे की समझते हैं, हाँ। उर्दू हिंदी एक जैसी है और वो करीब आना चाहिए। एक बार आलोक सर आपके पास, क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है, आलोक सर फाइनल कमेंट्स। मैं दो बात कहूंगा, हमारे पाकिस्तानी मेहमान हैं इसलिए। देखिए, जिस तरह से श्रीलंका ने पूरी तरह से चीन की तरफ कोशिश किया तो उसकी हालत बहुत खराब हो गई। इमरान खान भारत की तारीफ नहीं कर रहे हैं वो, और अमेरिका की गाली क्यों दे रहे हैं? वो अब तक पूरी तरह चीन की गोद में जाना चाहते हैं ताकि वो बचा सके, जबकि मुझे नहीं लगता है वहां की आवाम, यहाँ की पार्टी अब उनको ज्यादा दिन रहने देगी। और इसलिए ये कहना भारत की नीति ज्यादा सही है। और एक और लाइन में कहूंगा पाकिस्तानी मित्र को, अब वैसे जाएं, अमेरिका में हिस्पैनिक लोगों की क्या हालत है, अफ्रीकन लोग किस तरह से घोटुल में मतलब रहते जो हैं। फॉरेन पॉलिसी है वो एक बहुत बेहतर नए आयाम पर है जहां भारत इस वक्त खड़ा है। आलोक सर बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर दीपक वोरा सर, पूर्व सचिव, और अच्छा बैकग्राउंड है सर, ब्यूटीफुल बैकग्राउंड टीवी के लिहाज से भी, मुझे लगता है आप एंजॉय कर रहे होंगे। अदनान हैदर साहब ने, फारूकी साहब और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान सर, बहुत शुक्रिया आप चारों का। आप देश का सवाल में आए और हमने समझने की कोशिश करी कि आखिर दुनिया मुरीद क्यों है हमारे फॉरेन पॉलिसी की, और उसका सीधा सीधा एक ही लब्बो लुआब है कि हम छुप के नहीं, आंखों में आंख डालकर बात करते हैं। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।